नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को बहुत-बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, आपका इंटरेस्ट कहें या फिर मुद्दे की संजीदगी को लेकर के मुझे लगा कि एक बार पुनः आपको बिहार की उच्च शिक्षा संबंधित एक महत्वपूर्ण सूचना से अवगत करानी चाहिए। और चूँकि ये अभी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अभी बिहार की उच्च शिक्षा संबंधित बहुत ही निर्णायक घड़ी है। इसे निर्णायक घड़ी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप अवगत हैं कि पिछले 1-2 वर्षों से पूरी नियुक्ति प्रक्रिया बिहार की उच्च शिक्षा यानी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की नियुक्ति प्रक्रिया रुकी हुई है, जिसमें कि कोर्ट केस की वजह से कुछ न कुछ हर्डल आते रह रहे हैं। पिछले 1-2 दिन पहले भी मैंने आपको वीडियो के माध्यम से अवगत कराया था कि कोर्ट केस की क्या स्टेटस है और मैंने पिछले वीडियो में आपको ये अवगत कराया था कि अगला जो नेक्स्ट डेट है 1 मार्च यानी वो आज ही की तारीख थी 1 मार्च 2024। 29 मार्च के बाद 30-31 को चूँकि हॉलिडे था, इसके बाद 1 मार्च को कोर्ट खुलता है और कोर्ट खुलने के ठीक बाद ही माननीय न्यायालय की तरफ से नेक्स्ट डेट आज 1 मार्च दी जाती है। और आपको लेटेस्ट अपडेट ये है कि अगली तारीख पुनः 2 मार्च दे दी गई है। तो आपके मन में ये कौतूहल होगा या फिर ये झिझक पैदा होगी कि ये फिर से बार-बार तारीख पे तारीख पड़ने लगी, ऐसा क्यों हो रहा है? तो नहीं, ये अभी जो तारीख पड़ रही है, ये बहुत अच्छी है आपके लिए, आपके नियुक्ति के लिहाज से बहुत अच्छी है। हाँ, ये सही है कि पिछले देखा जाए 25 अप्रैल 23 से लेकर के और इधर लगातार तारीख पे तारीख पड़ी है, लेकिन वो जो पिछली तारीखें पड़ रही थी, वहाँ पर कुछ न कुछ कारण की वजह से माननीय न्यायालय की तरफ से चूँकि कोर्ट के पास बहुत ज़्यादा केसों का बर्डन होता है, तो वो बार-बार पास ओवर करते हैं, एडजॉर्न करते हैं और कई बार प्रतिवादी या पक्षकार भी उसे जानबूझ करके किसी न किसी कारण से या किन्हीं-किन्हीं भिन्न-भिन्न वजहों से उसको डेट एक्सटेंड कराने के लिए अपील करते हैं, तो वो डेट एक्सटेंड होते हैं। लेकिन अभी जो लगातार तारीख पे तारीख आ रही है, ये बहुत पॉज़िटिव है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, पहली बात तो आप समझिए, जो पिछली बहस हुई थी, वो 29 मार्च 2024 को हुई थी और आज की जो बहस हुई है, वो 1 अप्रैल 2024 को हुई है। अगर न्यायिक कार्य प्रणाली के अनुसार देखा जाए, तो ये दोनों रेगुलर बहस हुई है क्योंकि बीच में हॉलिडे था, इस वजह से 29 के बाद 30 और 31 को छुट्टी होती है। मैं इस चीज़ को लेकर के नहीं आता आपके समक्ष आज, ये इसलिए ही लेकर के आया हूँ चूँकि आज बहुत ही निर्णायक घड़ी में यह पूरी नियुक्ति प्रक्रिया खड़ी हुई है। देखिए एक्चुअल में पहली बात समझिए, ये 2 दिनों की बहस में लगभग 7 घंटे की बहस चल चुकी है। आप इसी से मुद्दे की संजीदगी का एहसास कर सकते हैं कि माननीय न्यायालय इस मैटर को लगभग 7 घंटे सुन चुका है। पिछले दिनों 29 मार्च को लगभग 3 घंटे, साढ़े 3 घंटे और आज भी लगभग वही स्थिति थी, यानी कहा जा सकता है लगभग ये 7 घंटे मैटर को सुना जा चुका है। इसके बावजूद भी अभी ऐसी क्या बात है कि अगली तारीख फिर से दे दी गई है और फिर से कुछ मैटर को सुना जाएगा? देखिए, ये जो केस है इसमें कुल 9 लगभग एलपीए हैं और 2 रीट पिटीशन इसमें है, यानी लगभग 11 केसेज़ हैं इसमें, जो कि सभी को क्लब किया गया। आप ज़रूर यहाँ पे केस नंबर 604 ऑब्लिक 2023 देखते हैं, लेकिन मात्र केस नंबर यही नहीं है। इसमें बहुत सारे केस क्लब किए गए हैं, लगभग 11 सभी केसेज़ हैं जो कि क्लब किए गए हैं। तो चूँकि न्यायालय की तरफ से न्यायाधीश महोदय तभी निर्णय देते हैं, जब सभी पक्षकारों को सुन लें, क्योंकि न्याय का मौका सबको अपने पक्ष को रखने का मौका सभी को मिलता है। इसके बाद ही न्याय मिलेगी। तो इसीलिए चूँकि इतने ज़्यादा पक्षकार हैं और आप देख पा रहे हैं कि लगातार 7 घंटे का मैटर सुना जा चुका है, इसके बावजूद अभी फिर से अगली डेट दी गई है। तो चूँकि मैंने आपको क्या बोला कि पक्षकार इतने ज़्यादा हैं, तो इसलिए सुनने में देर लग रही है समस्या को। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को सुना जा रहा है और बहुत सारे लोगों का ये मत होगा कि ये चूँकि सरकार की बातें ज़्यादा सुनी जा रही होंगी, ठीक है? लेकिन एक चीज़ आपको स्पष्ट कर दें, अभी जो मेरे पास सूचना निकल के आई है सूत्रों के हवाले से खबर, पहली बात मैं स्वयं न्यायालय में मौजूद नहीं था क्योंकि मैं प्रोफ़ेशन से ना एडवोकेट हूँ, ना ही किसी प्रकार का कोई क्लाइंट हूँ, ना जुडिशियल ऑफ़िसर हूँ। इसलिए मैं स्वयं तो न्यायालय में उपस्थित नहीं था, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो वहाँ पे अभ्यर्थी गए हुए थे या फिर जो एडवोकेट वहाँ पे मौजूद थे, उनके हवाले से जो खबर निकल के आई है, अभी तक जो बहस चली है उसमें कई पक्षकार के एडवोकेट जैसे पीके शाही सर जो कि एडवोकेट की सरकार की तरफ से थे, अभिनव श्रीवास्तव जो कि अभ्यर्थियों की तरफ से एडवोकेट थे और इसके बाद और भी बहुत सारे सुंदरम जो हैं, उनका पूरा नाम आप देख पा रहे हैं यहाँ पे भी लिखा हुआ है, सत्यम शिवम सुंदरम, ये साहब थे
और भी बहुत सारे एडवोकेट जो जो वहाँ पे मौजूद थे, इन सभी ने अपनी-अपनी दलीलें रखी। मुख्य रूप से मुद्दा आज हिंदी को लेकर के भी उठा। हिंदी विषय में चूँकि रिजल्ट प्रकाशन हो चुके हैं, जॉइनिंग हो चुकी है, तो मैं अभी एग्ज़ैक्ट नाम नहीं याद कर पा रहा हूँ, वो कौन से वकील साहब थे। लेकिन आज हिंदी के मैटर को भी वकील साहब ने उठाया अपने तरफ से कि माननीय न्यायालय की तरफ से जो आदेश आया था, उसमें सभी विषयों के संशोधन की बात कही गई थी। तो हिंदी की कैसे जॉइनिंग हो गई, उसे भी रद्द किया जाए, पूरी वैकेंसी को। अच्छा, कई पक्षकार की तरफ से ऐसे भी वकील थे जो पूरी वैकेंसी को ही रद्द कराने की माँग कर रहे थे। तो इस चीज़ को लेकर के जज साहब कंप्लीटली नाराज़गी ज़ाहिर किए और सख्त लहज़े में कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो पहली बात तो ये आप आश्वस्त हो लें, जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि ये नियुक्ति प्रक्रिया रद्द होगी, माननीय न्यायालय की तरफ से, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का अभी आप देख पा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जब चीफ जज ही सुन रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश ही सुन रहे हैं, तो हाई कोर्ट से तो ये नियुक्ति प्रक्रिया रद्द होने वाली नहीं है। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि जब ऑर्डर भी आएगा तो एक टाइम फ्रेम में ऑर्डर दिया जाएगा। एक टाइम फ्रेम निर्धारित किया जाएगा कि इतने टाइम फ्रेम में आपको नियुक्ति प्रक्रिया कंप्लीट करनी है। इसलिए मुझे नहीं लग रहा है किसी भी हाल में ये नियुक्ति प्रक्रिया रद्द होगी, जिस तरह से जज साहब का लहज़ा है। तो जैसा कि मैंने क्या बोला कि हिंदी विषय को लेकर के न्यायालय में आज बहस हुई कि उसको रोका जाए वगैरह-वगैरह, रद्द किया जाए। तो जज स इसमें स्पष्ट रूप से सरकार के तरफ से जो वकील थे, उन्होंने कहा कि नहीं, जो संजीव प्रकाश शर्मा सर का ऑर्डर था, उसमें ये स्पष्ट रूप से ये कहा गया था कि नियुक्ति, ये ऑर्डर जो है उस पर बिल्कुल लागू नहीं होता है जिसके रिजल्ट प्रकाशित किए जा चुके हैं या जिनकी जॉइनिंग हो चुकी है। उन पर यह ऑर्डर आच्छादित नहीं होगा। उनकी नियुक्ति प्रक्रिया या फिर उनकी नौकरी खतरे में इस तरह की नहीं है। स्पष्ट रूप से कहा था उन्होंने। इसलिए वो रद्द करने या फिर उनको हटने वगैरह, ये सब बातें मिथ्या हैं। और रही बात कि अन्य क्या-क्या मुद्दे, तो इसमें सभी मुद्दे, फ्रीडम फाइटर का भी मुद्दा उठा था, पीएच कैटेगरी का भी मुद्दा उठा था और इवन रिवाइज़, जो रोस्टर रिवाइज़ किया गया है, उस रिवाइज़ रोस्टर को लेकर के भी मुद्दा उठा था। उस चीज़ को भी लेकर के आज बहस हुई। तो बहुत सारे मुद्दे थे, कोई 1-2 मुद्दा नहीं है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कुल 11 केसेज़ हैं जो कि एक में क्लब किए गए हैं। तो सभी मुद्दों पर बारी-बारी बहस चल रही है और एक हेल्दी बहस आप देख पा रहे हैं। एक चीज़ और है, आप अपने से समझें कि जज साहब आखिर क्यों इसे लगातार कंटिन्यू कंटिन्यू कर रहे हैं। चूँकि इतने सारे मैटर हैं और इतनी चीज़ों को सुनना है, अगर वो लगातार नहीं करेंगे तो वह भी तो मानव हैं, वह रोबोट तो हैं नहीं। वह भी तो भूल जाएँगे, इसलिए लगातार देख रहे हैं कि इस बहस में कंटिन्यूटी में डेट रखा जा रहा है, प्रायोरिटी बेसिस पे। तो आप देख पा रहे हैं, जब जज साहब इस मुद्दे को इतनी संजीदगी से सुन रहे हैं और प्रायोरिटी बेसिस पे सुन रहे हैं, 29 मार्च को बहस होती है, फिर नेक्स्ट डेट जब कोर्ट खुलता है 1 मार्च को भी बहस होती है, लगभग साढ़े 3 घंटा, और पुनः से अब कल के लिए तारीख दी गई है 2 अप्रैल की। 1 अप्रैल सुना जाता है, अब 2 अप्रैल की तारीख दी गई है और ऐसा संभवतः उम्मीद है कि कल शायद जितने भी पार्टीज़ हैं, शायद सभी पक्ष को सुन लिया जाएगा, जैसा कि उम्मीद है। और सुनने के बाद संभवतः उम्मीद है कि ऑर्डर कल रिजर्व रख लिया जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें मैटर इतने ज़्यादा हैं कि और इसका ऑर्डर भी लंबा-चौड़ा बनेगा। इसलिए जज साहब इसको त्वरित ऑर्डर ऐसा कुछ भी नहीं दे सकते हैं, संभवतः उम्मीद है। हाँ, ओवरऑल ऑर्डर कुछ ऐसा दे सकते हैं जिसमें कि सरकार को कुछ दिशा निर्देश दिया जाए, आयोग को कुछ दिशा निर्देश दिया जाए। संभवतः उम्मीद है कि रिजल्ट प्रकाशन या फिर इंटरव्यू शुरू करने का निर्देश दिया जा सकता है और फाइनल ऑर्डर रिजर्व रखा जा सकता है, ऐसी उम्मीद है। तो देखिए, कल का इंतज़ार करिए और चूँकि ये बहुत निर्णायक समय और निर्णायक दौर में ये अभी नियुक्ति प्रक्रिया है, तो इसलिए उम्मीद कर सकते हैं कि कल बहुत क्रूशियल होगा, कल की तारीख, और कल में भी संभवतः ऑर्डर रिजर्व रखने के साथ-साथ कोई ओवरऑल ऑर्डर भी देखने को मिल सकता है, या नहीं तो ओवरऑल ऑर्डर नहीं तो कल ऑर्डर रिजर्व क रखने के लिए वहाँ पे कोई सूचना प्रकाशित की जा सकती है माननीय न्यायालय की तरफ से एज़ अ ऑर्डर के रूप में। तो चलिए, लेटेस्ट घटनाक्रम तो यही था और चूँकि घटना अभी बहुत महत्वपूर्ण क्रूशियल मोड़ पे है, इसलिए मैंने आपको समझा कि ये आपको बताना ज़रूरी है और आपका इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा था, आपने बहुत सारे कमेंट किए। और एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे, आप डायरेक्ट हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल से भी जुड़ सकते हैं। कमेंट में आप देखेंगे तो वहाँ पे हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल का लिंक है, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन के माध्यम से जुड़ सकते हैं हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पे कमेंट के लिंक को टच करने के बाद। चलिए, मैं आपके कुछ कमेंट को देख लेता हूँ, चूँकि आप यहाँ पे बहुत सारे कई बार महत्वपूर्ण कमेंट करते हैं, मुझे लगता है उसका भी जवाब दिया जाना ज़रूरी है। और आपके मन में जो भी दुविधाएँ हों, प्रश्न हो, यहाँ पे कमेंट किया करें। मैं आपके सभी कमेंट को पढ़ता हूँ और उसको ये कोशिश करता हूँ कि या तो लाइव वीडियो के माध्यम से या फिर आपके वहीं पे जवाब ज़रूर दिए जाएँ।
और चैनल पसंद आया करे तो इसको सब्सक्राइब कर दे ताकि अपकमिंग डेज में आपको सूचनाएं मिलती रहें। और कुछ भी अगर आपके मन में, जैसे आप रिसर्च स्कॉलर हैं, शोधार्थी हैं, बहुत लोगों को रिसर्च पेपर पब्लिकेशन लिखने, पब्लिश कराने, इन सब में दिक्कत होती है, या किसी भी प्रकार की शोध समस्या संबंधित प्रॉब्लम होती है, हायर एजुकेशन संबंधित प्रॉब्लम, तो आप हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल से सीधे संपर्क कर सकते हैं। पहले आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएं, इसके बाद पर्सनली मुझे व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम आपके कुछ कमेंट को ले लेते हैं। आपने बहुत महत्वपूर्ण कमेंट कुछ कुछ किए हैं। जैसे यहाँ पे क्या आप क्या रहे हैं कि जब टीचर में इतना बड़ा घोटाला तो लेक्चरर को क्या कहना, मेरा फर्स्ट लिस्ट क्वालिफाइड था, जब दूसरा लिस्ट आया तो नाम गायब है, मेरा साइकोलॉजी है, ओबीसी। देखिए, पहली बात तो ये है, आप जो भी हैं एक चीज समझें कि जो भी आयोग की तरफ से 2-3 लिस्ट जारी की जाती थी, तो पहली लिस्ट जो होती थी वो मात्र यह सूचना उसके माध्यम से प्रकाशित होता था कि किन किन अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई किया है। ओके, तो पहली लिस्ट में सबकी डिटेल्स रहती है, सबका नाम रहता है। इसका यह कतई मतलब नहीं कि जिसका पहले लिस्ट में आ गया उसका दूसरी लिस्ट में भी आएगा। दूसरी लिस्ट में शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट को ही आता, चूंकि आप अभी तक जो स्थिति थी 1:3 के रेशियो में इंटरव्यू कॉल आता था, मतलब 1 के अनुपात में मात्र 3 ही अभ्यर्थियों को बुलाया जाता था। इसलिए आप चूंकि उन 3 अभ्यर्थियों के रिस्पेक्टिव में नहीं आ रहे होंगे, इसलिए आपको नहीं आया होगा। इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। इसलिए मात्र इन सब पहलुओं के आधार पर अगर अगर आप ये कह रहे हैं कि वहां पे किसी तरह का गोरख धंधा या घोटाला या इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, तो मुझे लगता है यह मिथ्या है, ये गलत है। अगला ये दीप शिखा जी का क्या कहना है कि फ्रेश वैकेंसी का बताओ ब्रदर कब आएगा। देखिए, फ्रेश वैकेंसी के बारे में ऐसी संभवतः उम्मीद है कि 2025 में विधानसभा का चुनाव है, तो संभवतः उम्मीद है कि 2025 में देखने को मिल सकता है। लेकिन एक चीज और है, फ्रेश वैकेंसी से पहले ज्यादा चांसेस है कि बिहार में स्टेट लेवल की एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, सेट हो, बेट हो, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके बाद ही वैकेंसी आए। तो उम्मीद तो यही है कि स्टेट लेवल की एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो पहले आएगी, इसके बाद वैकेंसी आएगी। अब वो नेट के इक्विवेलेंट ही होता है, नेट से बल्कि बिलो लेवल का ही होता है। जिनको नेट ऑलरेडी कंप्लीट है उनको वो देना नहीं होता है, जिनकी नेट नहीं होती उनके लिए वो एग्जाम होता है। एक तरह से इसे ये माना जा सकता है कि सरकार का ये बैकडोर है अपने राज्य के लोगों के एपीआई इंडेक्स को इनलार्ज करने का, बढ़ाने का। तभी तो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया जाता है। आखिर नेट की जब परीक्षा हो रही तो भला स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट की क्यों, क्या जरूरत है, क्यों ही उसकी आवश्यकता है। लेकिन चूंकि सरकार अपने राज्य के लोगों को ज़्यादा तरजीह देना चाहती है, इसलिए वो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट लेते रहती है। अभिषेक जी, आपका क्या कहना है कि ये बहाली सुप्रीम कोर्ट जाएगी, लास्ट रद्द हो जाएगा, इसमें बहुत सारी खामियां हैं। जी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये रद्द हो जाएगी, और अभी उन्हीं खामियों की वजह से तो ये माननीय न्यायालय में है ये पूरा मुद्दा। तो यहाँ के भी जज साहब तो वही चीज देख रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट की जो बात कर रहे हैं वो जरूर हायर कोर्ट है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हायर कोर्ट है और लोअर कोर्ट में सही निर्णय नहीं होता है, या फिर लोअर कोर्ट में लोग यहाँ पर ऐसे लोग बैठे नहीं है जो कि जजमेंट दे सकें या फैसला दे सकें। यहीं से लोअर कोर्ट से ही, मतलब तात्पर्य यह है कि हाई कोर्ट से ही सुप्रीम कोर्ट में जजेस जाते हैं। और इसलिए आपको ऐसा क्यों लग रहा है, मुझे मेरे समझ से परे है, और मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये मैटर अब बहुत ज़्यादा दूर है। और ये मुझे तो यही लग रहा है कि ये नियुक्ति प्रक्रिया बहुत जल्द संपन्न होगी। आयुषी जी का क्या कहना है कि सर इसमें नेट जरूरी है होना ना। पहली बात तो आप अभी के लिहाज से अगर पूछ रही हैं तो ये आपके लिए नहीं है। अगर आप न्यू अप्लीकेंट हैं तो ये पहले से जिन लोगों ने फॉर्म भर रखा है उनके लिए ये चीजें हैं। ये दोस्ती डॉक्टर पल्लव कुमार जी क्या कह रहे हैं कि सर रिजल्ट पब्लिकेशन के बारे में क्या कुछ बहस हुआ, जज साहब इस पर कोई टिप्पणी किए, ये पॉइंट वीडियो में मिसिंग था, प्लीज इसे क्लियर करें, नेकी कृपा करें। देखिए पल्लव कुमार जी, पहली बात तो ये जज साहब की जो आप बात कर रहे हैं, तो अभी आप देख पा रहे हैं जितनी संजीदगी से मुद्दे को सुना जा रहा है, उससे यह प्रतीत होता है कि यह जज साहब इसके प्रति बिल्कुल ही सचेत हैं। और जैसे ही ऑर्डर देते हैं तो उसके बाद से नो डाउट रिजल्ट प्रकाशन और सभी चीजें कंटिन्यू प्रोसेस में होने लगेंगी। तो इसमें भी देर नहीं है, जैसे ही ऑर्डर आता है इसके बाद चीजें आपको देखने को मिलेंगी, और रिजल्ट प्रकाशन बहुत जल्दी हो जाएगा, चाहे फिलॉसफी हो, साइकोलॉजी हो, मैथिली हो। इन सब विषयों के चूंकि इंटरव्यू ऑलरेडी कंडक्ट हो चुके हैं और रिजल्ट प्रकाशन बाकी है, और ये सब चीजें हैं। अगला देखिए क्या कहना है, ये समंथ ग्री रिसर्च का इनका क्या कहना है, दिनेश सामंत, दिनेश एस एच मैथ, इन्होंने क्या कहा है कि फिर से फॉर्म नहीं भराएगा तो दूसरे स्टेट वालों का होगा, इसलिए सभी बिहार फॉर्म रीओपन
करवाओ तभी फ़ायदा होगा। नहीं, रीओपन जैसी ऐसी कोई संभावना नहीं है। सभी लोग फॉर्म रीओपन कराएँ तभी सभी को फ़ायदा होगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पे कोई फॉर्म रीओपन नहीं होने जा रहा है। अगला है, हम तक सूचना पहुँचाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। इट्स ओके सर, वेलकम। मेरी कोशिश होती है कि आपके पास प्रत्यक्ष और प्रामाणिक सूचनाएँ पहुँचाई जाएँ। सर प्लीज़ एपीआई सिस्टम हटाने के लिए भी कुछ कीजिए। सारे स्टूडेंट को एक होकर राज्यपाल को ज्ञापन देना चाहिए। देखिए, ये आप जो कह रहे हैं एपीआई इंडेक्स को हटाने की बात, पहली बात तो ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही ये एपीआई इंडेक्स लाया गया है, यूजीसी के द्वारा, जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय होते हैं वहाँ पे। तो और बिहार का ये सीन है कि बिहार वैकेंसी को लेकर के हो या फिर सैलरी को लेकर के हो, वेतनमान को लेकर के, रिटायरमेंट को लेकर के हो, तो ये सभी चीज़ें लगभग सेंट्रल यूनिवर्सिटी की फॉलो करते आ रही है। इसलिए इसकी बहुत कम संभावना है कि यहाँ पे एपीआई इंडेक्स वाला जो नियुक्ति प्रक्रिया वो हटे। चूँकि जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट में ये चीज़ें रहेंगी, तब तक स्टेट गवर्नमेंट में भी ये चीज़ें रहेंगी। चलिए अगला मैं देख लेता हूँ ऑफ स्क्रीन, क्या हिंदी में सीट रिवाइज नहीं होगा? जी हाँ, आज उसी मुद्दे पे बहस हुई। चलिए देखते हैं क्या होता है, ऑर्डर बताएगा, लेकिन इसकी बहुत कम संभावना है कि हिंदी में कोई रिवाइज वगैरह हो। थैंक्स फॉर अपडेट उर्वशी। प्रकाश जी का क्या कहना है, एनी आइडिया अबाउट फिलॉसफी? जी हाँ, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, मैथली, इन सभी के रिजल्ट प्रकाशित होंगे ही। अगला ये क्या कह रहे हैं कि जो नेट जेआरएफ का बैठा है उसका कब आएगा? जी मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि 25 तक संभवतः उम्मीद है। चलिए, आप सभी के जितने भी महत्वपूर्ण कमेंट थे, मुझे लगा कि आप सभी के बारे में लगभग सूचनाएं दी जा चुकी हैं। आप चैनल पर आखिर तक बने रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कर दिया करें और इस वीडियो को अन्य तक शेयर भी करें, ताकि अन्य को भी सूचनाएं मिलें। सूचना पाने का अधिकार केवल आपको भी नहीं है, आपके मित्र साथी या फिर आप जैसे ऐसे अभ्यर्थी जो कि इंटरव्यू से जुड़े हुए हैं और इस वैकेंसी की बहुत बेताबी से इंतजार कर रहे हैं, उनको भी ये सूचना जरूर मिलनी चाहिए ताकि वो अवगत रहें। चलिए, आप हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल के ग्रुप लिंक से जुड़ जाइए ताकि आप डायरेक्ट मुझसे जुड़े रहें और सूचनाएं आपको समय समय पर मिलती रहें। कमेंट सेक्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पे ग्रुप का लिंक है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। चैनल पर बैठे बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।